हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग अभी तक आय का निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको करने की कोशिश में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, जो समस्त मांग है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक, अच्छा, तो क्या इस वीडियो में हम लोग आय का निर्धारण करना स्टार्ट करेंगे? अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी एक दो वीडियोस लगेंगे। ठीक, क्यों लगेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो अभी वही भूमिका बन रही है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। वही हमारे चैप्टर का नाम है, आय और रोजगार का निर्धारण। तो पहले आय का निर्धारण ही कर लेंगे। ठीक, अच्छा, तो देखिए, कम से कम इस वीडियो में हमें 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण, ये हेडिंग तो मिली। अभी तक तो हम लोग कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, उपभोग और निवेश, उसको डिटेल में समझाता। तो समझिए, देखो, जो सरकार रहित अर्थव्यवस्था है, 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने माना कि किसी अर्थव्यवस्था में जो समस्त मांग बन रही है उसमें पहला कंपोनेंट है आपका कंजम्पशन का, उपभोग का। दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, निवेश का। सरकार भी तो होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, लेकिन हमने ऐसी अर्थव्यवस्था मानी जहां पर सरकार है ही नहीं, कोई सरकार नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं है किसी इकोनॉमी में, तो फिर क्या हो जाएगा, जो अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग होगी। प्रत्याशित का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड है, प्लान्ड है, ठीक है, नियोजित भी बोलते हैं उसको, हमने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक, अच्छा, तो जो प्रत्याशित समस्त मांग होगी वो क्या होगा, वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग। ठीक, कौन सी मांग की बात कर रहे हैं, प्रत्याशित, एक्स आंटी, प्लान्ड है, वो कहां से आएगी, प्रत्याशित उपभोग मांग जो है वो। ठीक, अच्छा, यानी कि इसी को बोलते हैं एक्स आंटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रत्याशित निवेश व्यय, एक्स आंटी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का योग होती है। सीधी सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड है, कौन सी है, प्लान को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आंटी। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कौन सा, प्लान, उसी को हम लोग लिख देते हैं एक्स आंटी। और साथ में इन्वेस्टमेंट कौन सा, ये भी प्लान, एक्स आंटी। अब यहां पर जी जोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सरकार रहित अर्थव्यवस्था है, यहां पे सरकार है ही नहीं। और साथ में ये अर्थव्यवस्था हमारी क्लोज्ड भी है। क्लोज मतलब बंद। तो हम लोग जब नॉर्मली पहले सेकंड चैप्टर में जो निकाला करते थे, ये इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे किसी भी दूसरे देश के साथ कोई भी लेन देन नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी प्रत्याशित मांग है, क्या है ये, प्रत्याशित समस्त मांग है, ये बराबर हो जाती है प्रत्याशित कंजम्पशन के और प्रत्याशित निवेश के बराबर। ठीक, अच्छा, अब समझिएगा, यही चीज लिखी हुई है, इसी को एडी एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, और एग्रीगेट डिमांड जो है सी प्लस आई को हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा हुआ था उसी को, तो सी को क्या लिखते हैं हम लोग, सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। ये क्या है, ये हमारी प्लान्ड कंजम्पशन है, और आई जो था वो आई बार के बराबर था, तो इसी को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। ये हमारे निकल कर क्या, और ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, वास्तव में जो वो नहीं, ये प्रत्याशित है, वास्तव में जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोस्ट, उसकी बात नहीं कर रहे अभी। अच्छा, अब समझिए, यदि अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में हो तो, संतुलन में हो तो, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक अर्थव्यवस्था में मांग साइड पर जो चीजें थी उसको देखा। अब एक तो मांग होती है और एक होती है पूर्ति। ठीक, पूर्ति या आपूर्ति, उसी को सप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो सप्लाई है वो कितनी है, अगर संतुलन में होता है तो जो सप्लाई होती है वो हमारी मांग के बराबर होती है या नहीं होती है। संतुलन तो उसी बिंदु को कहते हैं जहां जितनी मांग हो रही है उतनी ही सप्लाई हो जाए। मांग क्या हो रही है, अब हमारी ये जो इकोनॉमी है, ये कैसी इकोनॉमी है, 2 सेक्टर हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है, 2 सेक्टर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 2 ही सेक्टर्स ऐसे हैं जो एग्रीगेट डिमांड बना रहे हैं मिलकर के। कौन सा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, उपभोग और निवेश। ये 2 सेक्टर्स अगर हैं तो आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या निकल करके आ रही है, सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी वाई। देखा था ना पिछली स्लाइड में। अच्छा, अब अगर आपका अंतिम वस्तु बाजार, अंतिम वस्तु बाजार को क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स मार्केट। ठीक, फाइनल गुड्स में हम लोग यहाँ पर सर्विसेज को भी काउंट करते हुए चल रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग माना हुआ था कि जो भी आप किसी अर्थव्यवस्था में बना रहे हो अंतिम, वो उसका मार्केट अगर संतुलन में है तो जितनी उसकी मांग है उतनी ही क्या होगी, पूर्ति। अब यहाँ पर जो पूर्ति है उसको हम लोग दिखा दे रहे हैं वाई से। किससे दिखा रहे हैं, वाई से। वाई क्या है, हमारा निर्गत स्तर है, निर्गत समझते हैं, आउटपुट लेवल। अच्छा, तो अगर जितनी मांग है उसी के बराबर तो होना पड़ेगा निर्गत को, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि संतुलन में है।
और इसी वजह से हमारा जो y है वो c प्लस आई, सी बार है यहां पर, वो आपको दिख नहीं रहा है, उसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। ठीक, अब ये जो y है, आप ये सोचोगे ये क्या था? ये तो वो जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में बात की हुई थी, एग्रीगेट डिमांड कहां से आ रही थी? ये अगर किसी की आमदनी है, क्या है? आय। अच्छा, तो आप ये सोचोगे यहां पर हम आय को इस y के बराबर क्यों दिखा रहे हैं? ये भी आपका y है, ये भी आपका y है, ऐसा क्या हो रहा है? ये तो हम लोगों ने माना हुआ था आय था। क्यों? आप ध्यान रखिए ना, जो हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन लिखा हुआ था वो क्या लिखा था? C इक्वल टू सी बार, सी बार तुम्हारा स्वायत्त उपभोग था, ऑटोनोमस कंजम्पशन था, प्लस स्मॉल सी टाइम्स y। तो यहां पर तुम लोगों ने आय बोला हुआ था, यहां पर हम लोग इसको निर्गत स्तर बोल रहे हैं। तो निर्गत स्तर और आय ये दोनों बराबर बराबर क्यों बोल रहे हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको इसी अगले वीडियो में इसको समझाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए आप मान के चलिए कि चलिए अच्छा ऐसा है, हम लोगों ने निर्गत को भी y से दिखाया हुआ है और जो हमारा आय था उसको भी हम लोगों ने y से दिखाया हुआ है। वैसे सेकंड चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो जो हमारा निर्गत स्तर होता है ना, सारी वस्तुओं को हम लोग अगर उनके निर्गत स्तर की वैल्यू निकाल करके काउंट करते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड से हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेट करना सीखा था सेकंड चैप्टर में। तो वहां से हमको ये समझ में आता है कि ये तो हमारी हो जाती है जीडीपी, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद। और जो y है ये एक तरह का जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, उसके जो आमदनी है किसी अर्थव्यवस्था में, तो किसी अर्थव्यवस्था में जो आमदनी है उसको हम लोगों ने यहाँ पर वाई बोला हुआ है। तो ये तो आपकी एक तरह से नेशनल इनकम जैसी चीज हो सकती है। अच्छा, और हम लोग कर क्या रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है इस चैप्टर का? आय का निर्धारण। अच्छा, तो यहां तो ये नेशनल इनकम है, यहां पर तुम्हारी ये जीडीपी आ रही है। अब जीडीपी और नेशनल इनकम तो बराबर होती नहीं है, होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम, बहुत ध्यान से समझना, बहुत लोग गलत करते हैं, ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, फिर भी समझ में नहीं आती है। ध्यान से समझिएगा, नेशनल इनकम जो है उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये पढ़ा हुआ था कि नहीं पढ़ा हुआ था? जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसी को हम लोग नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय बोला करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये क्या होता है? ये हमारा हो जाता है आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास, अगर कोई ह्रास नहीं है तब बात की जाएगी, समझिएगा। अब क्या हुआ? ये ग्रॉस है सकल, और ये क्या है? निवल। निवल मतलब नेट। तो निवल जो है वो कहां से आता है? आपने ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन ह्रास को घटा दिया तब आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये जो हमारा फैक्टर कॉस्ट पर निकल करके आ रहा है, ये कहां से निकल करके आता है? ये आता है आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जो भी बाजार पर आपका जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से आपने सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो भी टैक्सेस हैं उनको हटा दिया। तो यहां पर प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस, उत्पादन कर और उत्पाद कर दोनों को घटाया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो आपने, तो इसको हम लोग बोल देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्सेस भी होता है, सब्सिडीज भी होती है, दोनों को हटा मिलाकर के अगर सरकार द्वारा जो पैसे लिए जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एनआईटी जो आपने ये कर दिया, तो ये किस चीज को लेकर के आ गया? इसको लेकर के आ गया। अब इसमें से आपने डिप्रिसिएशन घटाया, समझते जाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये समझ लोगे तो मजा भी आएगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी। तो जीएनपी मार्केट प्राइस पर से अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया तो ये बात ही तो आपकी जीएनपी के बराबर होती है। अब जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये आपका नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो नेशनल इनकम इसके बराबर भी बोली आ सकती है और इसके बराबर भी बोली आ सकती है। लेकिन अभी भी आप देखिए यहां तो जीडीपी है, ये तो अभी जीएनपी लिखा हुआ है। तो जीएनपी से जीडीपी कैसे आते हैं? इसके लिए एक स्लाइड में आपको वो दिखाता हूं सीधा। यह है आपकी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, और यह है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। अब ये किसके बराबर है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका फैक्टर कॉस्ट अगर आप निकाल रहे हो। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो जो कारक है जिनकी वजह से नेट नेशनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग मार्केट प्राइस, ये एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं, ठीक। अच्छा, तो हमें क्या मिल गया? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये पूरी की चीज भी जो है वो आपकी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। अच्छा, अब जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको हम लोग जीएनपी में अगर निकालना है तो क्या होता है? जीएनपी होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें से आपने डिप्रिसिएशन को घटा दिया तो आपको मिलेगा क्या? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। आपको नहीं बात समझ में आई? फिर से समझना। देखो ये सब चीजें सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा रखी है, तो जिन्होंने ठीक से पढ़ा उनको समझ में आया होगा।
इससे आपको एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो कैसे करोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आपने डिप्रिसिएशन को घटाया तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल गया मार्केट प्राइस पर। अच्छा, और इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाना है तो वो तुमने फिर से घटा दिया। अब इसी को अगले स्टेप में जाएंगे तो आप जीएनपी से जीडीपी कैसे, तो जीएनपी से जीडीपी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? जीडीपी में से आपको अगर जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में जब आप क्या जोड़ देते हो? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआई, इसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये सारी चीजें सेकंड चैप्टर में पढ़ा रखी है, इसलिए मैं सर इंग्लिश टर्म्स में बोल रहा हूं अभी। अगर आपके देश में काम करने वाले जो विदेशी हैं उनकी सैलरी घटा देते हो, उनकी जो भी आय है वो घटा देते हो, और आपके देश के लोग जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनकी आमदनी को आप जोड़ देते हो, तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जीएनपी था, ये क्या था? ये चीज वास्तव में इसके बराबर है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो है वो आपका जीडीपी मार्केट प्राइस और एनएफआईए जीडीपी से आप इसको घटा दो, किसके बराबर है? ठीक, अच्छा, तो अब ये चीज अगर इसके बराबर है, फिर बाकी तो डिप्रिसिएशन घटाया हुआ था और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाया हुआ, तो ये सारी चीज आपको किसके बराबर मिल जाती है? नेशनल इनकम के। आप सोचोगे सब क्यों कहानी बता रहे हो? ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूं, अभी मैंने आप लिख दिया था सीधे सीधे y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। यहां पर y को हम लोग बोल रहे थे आई, क्या बोल रहे थे? आई, और यहां पर हम लोगों ने y को क्या बोला हुआ है? जो भी फाइनल गुड्स है, अंतिम वस्तुएं हैं, उनकी वैल्यू की बात की है, जो हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से ये जीडीपी बनता है। तो ये तो आय है, आय तो आपका ये होता है, और ये जो वाई है वो आपका जीडीपी होता है मार्केट प्राइस पर। तो ये और ये बराबर कैसे हो सकता है? नहीं होता है ना। देखो, इसमें से आप ये सब घटाते हो तब आपको ये मिलता है। लेकिन हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया हुआ है, हम लोगों ने जो चीज मानी हुई है, वो क्या मानी हुई है? कि हमारे यहां पर सरकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दो सेक्टर मॉडल की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? दो सेक्टर मॉडल की। और अगर दो सेक्टर मॉडल है तो जब सरकार ही नहीं है तो भाई टैक्स कौन लगाएगा? कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो ये पूरी चीज हो जाएगी शून्य। क्या हो जाएगी? शून्य। अच्छा, अब समझना, डेप्रिसिएशन हमारा एक और assumption है कि हमारी इस अर्थव्यवस्था में कोई ह्रास नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? शून्य। अच्छा, तो आप ये शून्य घटाओ, ये शून्य घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, तो कोई दूसरे देश से लेना देना ही नहीं है। ना किसी दूसरे देश के नागरिक हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ना हमारे नागरिक किसी और देश में काम कर रहे हैं, ना दूसरे देश की कैपिटल हमारे देश में लगी हुई है, ना हमारे देश के लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है किसी और देश में किया हुआ है। तो बंद इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी में एनएफआईए भी आपका शून्य हो जाएगा। तो अब आप इसमें से शून्य घटा दो, शून्य घटा दो, शून्य घटा दो, तो आपको ये मिल जाएगा। यानी कि ये और ये बराबर हो गया ना, और ये आपका नेशनल इनकम के बराबर है। इसीलिए यहां पर जो आपका y है, इसको हम लोग दोनों तरफ मान करके चल सकते हैं, और अपने चैप्टर में हम लोग y को जीडीपी और नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय, दोनों का रिप्लेसमेंट मानते हुए चलेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत लोग समझ में नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये जो y है और ये जो y है वो वास्तव में एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हम लोगों ने दोनों को अलग अलग तरह से बोलना स्टार्ट किया था। अब समझिए, यहाँ जो y है, ये जो आप लेकर के आए हो, वो प्रत्याशित यानी कि एक्स आंटी या नियोजित निर्गत है। ये वो आउटपुट लेवल है जो आपने प्लान किया हुआ है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, जो आपने नियोजित मांग है, उसके बराबर ही नियोजित निर्गत स्तर होगा, तभी आपको संतुलन मिलेगा। तो ये तभी ठीक होगा जब आपका अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में हो। ठीक है, अच्छा, अब समझिए, इस समीकरण के दो स्वायत्त पद C और I को जोड़कर, ठीक है, स्वायत्त पद क्या क्या है? C बार है और I बार है। स्वायत्त को ही तुम लोगों ने ऐसे बार लगा करके लिखा हुआ है, तो ये दोनों, ठीक। स्वायत्त का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए C बार है, C बार वो स्तर है जहां पर आपका उतना उपभोग होगा ही होगा, चाहे आय कुछ भी हो, ठीक। I बार क्या है? मान लिया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी फर्म्स हैं वो इतना इन्वेस्टमेंट तो करेंगी ही करेंगी। तो ये दोनों फिक्स्ड हैं, एकदम निश्चित हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आय कितनी है, बाकी किसी फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो भी कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट समझ रहे हैं? इस दो निश्चित चीजों को 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 ही मिलेगा। अब अगर ये 2 और 4 को किसी भी तरह से आप जोड़ोगे तब भी आपको एक कांस्टेंट चीज ही मिल रही है। तो इसी तरह से हम इसको जोड़ देंगे तो हमें एक कोई ऑटोनॉमस चीज मिल जाएगी, जिसको हम लोगों ने ए से प्रेजेंट कर दिया, ए बार से। क्या कर दिया? ए बार से। तो इस समीकरण के दो स्वायत्त पद कौन कौन? C बार और I बार, इनको जोड़कर पुनः इस प्रकार से सरल रूप में लिखा जा सकता है, y इक्वल टू a बार प्लस C टाइम्स y। क्यों a बार? क्यों? क्योंकि ये भी स्वायत्त हो गया। अच्छा, जहां a बार जो है वो C बार प्लस I बार है, अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्त व्यय है। क्या है? कुल स्वायत्त व्यय, टोटल
ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है। ठीक, अच्छा, सिर्फ सरलीकरण के लिए आपने यहां पर देखो दो पद लिखे हुए हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट, इसलिए उसको मिलाकर एक पद कर दिया, बस इतनी सी चीज है। अब समझिएगा, ये जो स्वायत्त पद है ना, इसके दो घटक हैं। देखो ये जो ए है, ए बार एक्चुअली सी बार और आई बार के बराबर है। होता क्या है, ध्यान से समझना, ए बार जो है उसको हम लोगों ने लिख तो लिया यहां पर, सॉरी, ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। अब सी बार होता क्या है, याद करो, सी बार वो उपभोग है जो आमदनी चाहे हो चाहे ना हो अर्थव्यवस्था करेगी ही करेगी। ठीक, तो मिनिमम अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग खर्च कर रहे होते हैं, ये नहीं बदलता, ये बहुत मुश्किल से बदलता है, ये तो लगभग फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, लगभग निश्चित रहता है। वास्तव में जो आय बार है ये काफी बदलता है, ऊपर और नीचे जाता है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी समय से जो विकास दर है वो धीरे होती चली जा रही है, और कोविड के टाइम पर तो नकारात्मक हो गई है, कोविड-19 के समय। तो इसमें दो चीजें बोली जाती है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है और साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बहुत कमी हो गई है, जो निजी निवेश है उसमें बहुत कमी आ गई है। तो ये जो आई बार है ये बहुत बदलता रहता है। तो ये जो दोनों घटक हैं, इनका वास्तविक जीवन में, वास्तविक अर्थव्यवस्था में व्यवहार बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को प्रदर्शित करने वाला जो सी बार है वो प्रायः स्थिर ही रहता है। ठीक, लेकिन जो आई बार है उसमें समय समय पर उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अच्छा, तो समझिए, ये जो समीकरण है y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, सी आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई की बाईं ओर का जो पद है y, ये क्या है, अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत है या नियोजित पूर्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक, हम लोग ये बात कर ही चुके हैं। और जो दूसरी ओर का है ये क्या है, नियोजित या प्रत्याशित मांग को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझना, अंतिम वस्तु बाजार और इसीलिए अर्थव्यवस्था, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तु बाजार है, जो फाइनल गुड्स मार्केट है, उसकी बात कर रहे हैं। वो जब संतुलन में है तभी ऐसा होगा। क्या होगा, तभी ऐसा होगा। कैसा होगा, जो y है, आपने वही जो इक्वेशन लिखी हुई थी, ये जो इक्वेशन है ना, ये तो इक्वेशन नहीं है। अब समझ लो, जिन लोगों ने गणित पढ़ा हुआ है मुझसे, मैंने कक्षा 10 की गणित भी पढ़ाई हुई है, 8-9 में हम लोग बता दिया जाता है, जब हम लोग समीकरण लिखते हैं। अभी ये जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जो सारी चीजें हुई है ये भी बेस ही बना है, तो अभी भी हम लोगों ने निर्धारण करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन उसके पहले की सारी चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेकंड चैप्टर से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यहां पर बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ तब ठीक है, y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका फाइनल गुड्स मार्केट है, अंतिम वस्तु बाजार है, वो संतुलन में हो, इक्विलिब्रियम में हो। क्या लिखा हुआ है, एक्स आंटी सप्लाई इज इक्वल टू एक्स आंटी डिमांड ओनली व्हेन द फाइनल गुड्स मार्केट एंड हेंस द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, जब संतुलन में है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि समीकरण और सर्वसमीका, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर है, वो चीज यहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन उसका होगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, गणित में हम लोगों ने कक्षा 7, 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझेंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।